हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कंडीशंस पढ़े कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए। तो पहला कंडीशन हम ये देख रहे थे कि इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए या एसिमेट्रिक एटम होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें कायरल एक्सिस होते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें कायरल प्लेन होता है, तो इनकी वजह से भी वो मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू हेलिसिटी। इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टू और, यहाँ पे और आएगा, टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक कायरल कार्बन। मीजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स का हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमें तीन कंडीशन तो पता है। कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए स्टेरोजेनिक सेंटर होना चाहिए, या कायरल एक्सिस होना चाहिए, या कायरल प्लेन होना चाहिए। कोई इन तीनों में से एक तो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हेक्साहेलेसिन, इसका शेप हेलिकल होता है, हेलिकल टाइप, है ना। तो हेलिकल टाइप का होना यानी इस टाइप का हेलिकल, इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप का अगर शेप होगा, इस टाइप का, उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल शेप। तो इसके हेलिकल शेप की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल होते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कौन सा मॉलिक्यूल दिखा रहा है, हेक्साहेलेसिन। तो हेक्साहेलेसिन कायरल है, प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी दिखाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ हेलिकल शेप। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 6 बेंजीन रिंग है। जब 6 बेंजीन रिंग है तो आपको पता है बेंजीन क्या होता है, प्लेन मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ना। और जब भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, एकायरल होता है, वो कायरल नहीं होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये 6 का 6 बेंजीन होने के बावजूद भी क्या है, कायरल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को, शेप को अच्छे से देखेंगे तो देखिए, ये फर्स्ट बेंजीन है और ये लास्ट 6 वाला बेंजीन है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोज में आने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक क्रॉडिंग हो जाते हैं, इनके ग्रुप्स के बीच में अब क्या होने लगते हैं, रिपल्शन होने लगते हैं। जब रिपल्शन होगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब डिस्टेबलाइज से बचने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये रिंग निकल के आता है, और ये दूसरा जो रिंग है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टेरिक स्ट्रेन, है ना। स्टेरिक स्ट्रेन को ख़त्म करने के लिए या क्राउडिंग को कम करने के लिए ये एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा नीचे की तरफ चला जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल है अब नॉन प्लेनर बन जाता है। अब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक प्लेनर नहीं रहते हैं। तो अब जो हमारे पास एक शक ये था कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये शक अब निकल गया, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेरिक क्रॉडिंग से बचाने के लिए आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, यानी एक थोड़ा ऊपर की तरफ है, एक थोड़ा नीचे की तरफ है। तो अगर यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो यहाँ से प्लेन पास अब नहीं होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। तो हम अब ये कह सकते हैं कि इसमें कि चांसेस है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, नॉन प्लेनर बन गया। और हमें अब पता है बिकॉज ऑफ इट इज हेलिकल शेप एंड दिस बॉस्टू ऑफ इट इज हेलिकल शेप, दिस मॉलिक्यूल इज क्या है, कायरल इन नेचर। और यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ रोटेट करवा सकता है। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसको हम डिजिग्नेट कैसे करेंगे, है ना। जिस तरह से हम आर एस कन्फिग्रेशन करते थे, अब इसको हम कैसे कन्फिग्रेशन करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आपने बार बार देखा होगा, हम डिजिग्नेशन देते हैं, एम का हम डिजिग्नेशन करते हैं या पी से। तो इसका क्या मतलब है, तो जब भी इन मॉलिक्यूल्स को डिजिग्नेट करना होता है, हेलिकल मॉलिक्यूल्स को, तो आपको या नीचे से व्यू करना है या ऊपर से व्यू, कहीं से भी आप व्यू कीजिए। लेकिन ख्याल रखना है कि जहां से व्यू कर रहा है इसके बाद टर्न कैसा जा रहा है, टर्न मीन्स ये कैसे घूम रहा है ना। क्या ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है या क्या या ऐसे घूमते जा रहा है।
तो आपको बस टर्न पे ख्याल रखना कि ये क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। तो सबसे बेस्ट व्यू होता है ऊपर से व्यू करना आपके फ्रंट से। तो हम यहाँ से जैसे ये वाला थिक लाइन से दिखाया है, थिक लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है और ये वाला नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ से देखें तो आपको व्यू अच्छा दिखेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे राइट साइड के क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको चूज कीजिएगा। यहाँ से देखिए टर्न कैसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहे हैं, यानी हेलिकल आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको साइन देना है एम का, एम फॉर माइनस साइन, एंटी का मतलब माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए ये ऐसे घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा ना, जब भी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको साइन कौन सा देना है, पी फॉर प्लस। तो सिंपल सा है कि आपका टर्न क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है तो पी, और नहीं हो रहा है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एम देंगे। अब ये दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनांशोमेरिक पेयर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। तो ये सिंपल से कुछ कंडीशन से कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए, एक तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा स्टीरियो प्लेन होगा तब भी वो मॉलिक्यूल प्लेन ये कायरल होगा। अगर इसके पास कायरल एक्सिस होगा तब भी वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। और अगर वो इस टाइप का हेलिकल टाइप का होगा तब भी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। और रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट की तरफ। अब हम तो सिंपल सा और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें क्या था, उसमें एक ही कायरल सेंटर था और उसका एक मिरर इमेज बनता था, जो इसका क्या होता था, इनैंशोमेरिक पेयर होता था। यानी दो ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होते थे, क्योंकि हमारे पास एक ही कायरल सेंटर होता था। जब भी कायरल एक ही सेंटर होता है तो दूसरा इसका मिरर इमेज, यानी दो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होता है, जो एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन टू या मोर देन टू अगर आपके पास एसिमेट्रिक कायरल कार्बन होंगे तो क्या होगा, जब भी एक से ज्यादा यानी n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जो यहाँ पे विद n एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, तो उस समय आपको एक फॉर्मूला यूज करना है 2 raised power n। n क्या है, n हमने ऊपर ही कहा कि जो ये n होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, हमें उसका वैल्यू लगाना है एस n, ठीक है। इसके बाद एक चीज याद रखना कि ये जो रूल है 2 raised power n जो फॉर्मूला है, वो हमें सिर्फ बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना पॉसिबल है, 4 है, 5 है, 6 है मैक्सिमम। उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम पॉसिबल होता है। कम क्यों होते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेन है। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप का, आप सबसे आसान होता है, आप फिशर प्रोजेक्शन में बनाइए। फिर इसके बाद उसको बनाने के बाद उसका मिरर इमेज बनाइए। तो इस तरह से आपको दो स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। फिर एक का जो बनाया हमने, इससे बनाया ब्रोमीन को अपोजिट रखकर, आप दूसरे में ब्रोमीन को इंटरचेंज कीजिए, ब्रोमीन दोनों एक ही साइड लाए तो ये वाला अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा फिशर प्रोजेक्शन में। अब उसका मिरर इमेज बनाइए, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 आपको स्टीरियो आइसोमर इस तरह से आपको बन जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं, सिर्फ 2 है, क्योंकि ये एक कायरल है, ये एक कायरल है। तो बीच वाला कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर जो 3 है कायरल सेंटर्स है। तो 2 raised power n की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, तो कितना हुआ, 4। इसका मतलब इसमें 4 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, जिनका पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। आप देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, जो स्ट्रक्चर आपने मिरर इमेज बनाया एक दूसरे का, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होता है। 180 पे आप रोटेट कीजिएगा तब भी ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनांशोमरिक रिलेशनशिप है। और आपको पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज होता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, यानी एक दूसरे का वो क्या होता है, इनांशोमरिक पेयर होता है। तो इन दोनों के बीच में इनांशोमरिक रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के क्या है, इनांशोमर्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में देखिए इसका मिरर इमेज
क्या ये इसका मिरर इमेज है? यस, इसका मिरर इमेज हमने बनाया है। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है? तो पहले नज़र में तो लग रहा है कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। क्यों? हाइड्रोजन ब्रोमीन की जगह आएगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। लेकिन आप इसको 180 पे रोटेट कीजिए, क्योंकि हम जब सुपर इम्पोज करते हैं तो मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखते हैं क्या ऐसे सुपर इम्पोज तो नहीं होते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में आप 180 पे रोटेट कर सकते हैं, तो कीजिए आप इसको 180 पे रोटेट। तो से फॉर एग्जांपल मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूँ 180 पे, तो CH3 और CH3 इंटरचेंज हो जाएगा। नीचे वाला CH3 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला CH3 नीचे आएगा। ये ब्रोमीन 180 पे रोटेट करने से इस साइड पहुंचेगा और हाइड्रोजन यहाँ होगा। सिमिलरली ये ब्रोमीन यहाँ पहुंचेगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो पूरा इंटरचेंज हो जाएगा आफ्टर रोटेशन। तो अब मुझे बताइए इसका मिरर इमेज जो हमने बनाया था ये मॉलिक्यूल और ये रोटेट करने के बाद क्या सेम है? तो डेफिनेटली ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? सेम मॉलिक्यूल है। इस टू आर सेम मॉलिक्यूल्स। ये दोनों क्या कौन सा मॉलिक्यूल है? सेम मॉलिक्यूल, जिनको हम क्या कहते हैं? होमोमर्स हैं। तो इसका मतलब चाहे ये लिखें एक ही बात है। तो हम अब ओवरऑल कहेंगे इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है? एक, दो, इन दो, ये दोनों सेम है ना? तीन ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो दो स्ट्रक्चर है वो सेम ही आ रहा है। तो मैक्सिमम 4 पॉसिबल थे, लेकिन बिकॉज ऑफ 2 स्ट्रक्चर इसमें सेम है तो यहाँ पे 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल, सॉरी 3 ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या है? इनैंचोमेरिक रिलेशनशिप है। ठीक है। अब इस और इसके बीच में या इस और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन आपको पता है सेम केमिकल फार्मूला है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ब्रोमीन, आइसोमर तो होगा। और स्पेस में सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमर तो होगा। लेकिन इस टाइप के आइसोमर को जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डाइस्टियोमर। ये और ये क्या है? डाइस्टियोमर। ये और ये क्या है? डाइस्टियोमर। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डाइस्टियोमरिक रिलेशनशिप है। ठीक है। तो इस तरह से ये और ये क्या है? इनांचोमर है। ये और ये क्या है? डाइस्टियोमर है। ये और ये क्या है? डाइस्टियोमरिक रिलेशनशिप है इनके बीच में। अब यहाँ पे अगर हमें R और S कन्फिग्रेशन करना होगा तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि हमने जब RS कन्फिग्रेशन किया था, सिंपल सबसे इजी मेथड था, हम किस में लाते थे? कंपाउंड को हम फिशर प्रोजेक्शन में रखते थे। कैसे? मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे आपको ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका क्या था, आपको फिशर प्रोजेक्शन में जो ये क्रॉस है, इस क्रॉस के वर्टिकल लाइन पे अगर लीस्ट प्रायोरिटी आते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी जिसको 4 नंबर मिलते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एस आएगा, ये है। लेकिन अगर जो प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे आते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सॉरी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो 4 जिसको हम नंबर देते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन पे चाहे इस साइड आए या इस साइड आए, तो उस समय जो कन्फिग्रेशन आपको ऐसे क्लॉकवाइज आर आ रहा था, तो आपको क्या लिखना है? आर की जगह एस लिखना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है तो आपको उल्टा करके आर लिखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस हॉरिजेंटल सॉरी इस वर्टिकल लाइन का मतलब है अवे फ्रॉम द वीवर, और ये वर्टिकल लाइन का ये हॉरिजेंटल सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है टुवर्ड्स द वीवर, हमारी तरफ है। और हमें पता है जब भी हम व्यू करते हैं तो लीस्ट प्रायोरिटी को हमसे दूर रखते हैं ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे कन्फिग्रेशन को उल्टा देना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे कायरल नंबर ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। तो 2 और 3 क्या है? कायरल कार्बन है। बाकी तो कार्बन नंबर 1 और 4 एकायरल है, ये हमें पता है। अब 2 का कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? RS कन्फिग्रेशन, तो ये आपका 2 है, तो एक ग्रुप ब्रोमीन हो जाएगा, एक ग्रुप CH3 हो जाएगा, एक ग्रुप H हो जाएगा, बाकी ये सब मिला के एक ग्रुप हो जाएगा। तो 4 ग्रुप हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है इस कार्बन नंबर 2 के साथ। तो ये मॉलिक्यूल क्या, ये कार्बन क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। अब इसका RS कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ब्रोमीन को 1 आएगा। फिर इसके बाद अब CH3 है और ये बड़ा सा ग्रुप है,
दोनों में कार्बन है, दोनों में कार्बन है, लेकिन इसके नेक्स्ट में ब्रोमीन है, इसके नेक्स्ट में हाइड्रोजन है ऊपर वाले के, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा 2। डेफिनेटली CH3 को 3 मिलेंगे और हाइड्रोजन को 4 मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस बनाई है, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे वाली लाइन पे आपका 2 आ रहा है ना, और इस साइड में 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 आ रहा है, तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, रिवर्स करना पड़ता है। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला, एस की जगह हमें क्या लिखना है, आर लिखना है। तो 2R आएगा, देखिए अब यहाँ पे लिखा है 2R, यानी कायरल कार्बन नंबर 2 क्या है, आर है। ठीक है, अब हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड में सिमिलरली ये एक ग्रुप बन जाएगा, ब्रोमीन एक ग्रुप बन जाएगा, एक आएगा, इसको 2 आया था, इसको 3 आएगा, इसको 4 आएगा। तो अब क्या आएगा, देखिए क्रॉस बनाइए, इस साइड में 1 है, इस साइड में 4 है, नीचे 3 है, ऊपर क्या है, 2 है। अब देखिए ये फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है 4, तो हमें फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एस आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे 4 है, तो इसका क्या आएगा, आर आएगा। देखिए 3R, 2R 3R। ठीक है, डेफिनेटली इसका ये मिरर इमेज है, तो ये इसका टोटली उल्टा आएगा, इसका आर आया तो इसके मिरर इमेज में ये 2S आएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसका अगर आ रहा है तो ये 3 आ रहा है, तो इसके मिरर इमेज में 3S आएगा, क्योंकि एक दूसरे का इनांशोमर है, यानी लाइट को अब अगर एक राइट की तरफ रोटेट कर रहा होता है, तो दूसरा इसका मिरर इमेज जो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। या आप 2S और 3S खुद से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए 2R भी एक ही डायरेक्शन में ये लाइट को रोटेट कर रहा है ना। हम ये नहीं कहेंगे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने पहले ही कहा है R और S से हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी। ठीक है, तो या ये लेफ्ट की तरफ भी रोटेट कर सकता है, राइट की तरफ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें इतना पता है कि कार्बन नंबर 2 अगर इस तरफ रोटेट कर रहा है, तो सेकंड भी उसी तरफ रोटेट कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इसलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मिरर इमेज वाला दोनों एस आ रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, दोनों कायरल सेंटर एक ही डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल दोनों एक ही जगह रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया आर और एस वाला। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये मॉलिक्यूल में क्या है, ये इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, यानी यहां से अगर एक प्लेन पास करेंगे, तो ये हाफ और ये हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ बीच से हम मिरर रखेंगे तो एक दूसरे का मिरर प्लेन है। तो हम ये कहेंगे दिस मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस मॉलिक्यूल शुड बी एकाइरल। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए और एकाइरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकाइरल होगा, डेफिनेटली हमें पता है ये एकाइरल कंपाउंड है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर होता है ना, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, होने के बावजूद भी वो एकाइरल होता है, बिकॉज उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। दैट मीन्स आपका ये जो वाला पोर्शन है मीजो कंपाउंड है। ये विद इन द मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, 2R आ रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया था आप ऐसे कर सकते हैं। और इस 3 का जो आ रहा है कन्फिग्रेशन 3S आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये मॉलिक्यूल राइट की तरफ रोटेट करता है, तो नीचे वाला ये वाला कायरल सेंटर अगर राइट की तरफ रोटेट करता है, तो दूसरा लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों का कन्फिग्रेशन क्या है, अलग है। या अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा था, तो ये अब नीचे वाला राइट की तरफ रोटेट करेगा, दोनों अपोजिट में क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों का कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो जब ये दोनों एक ऐसे कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है रोटेट, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, एग्जैक्टली कैंसिल करेगा। एग्जैक्टली क्यों कैंसिल करेगा, देखिए
सबस्टिट्यूएंट जो है CH3 ऊपर भी है, CH3 इसके पास भी है, इसके पास भी Br है, इसके पास भी Br है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। यानी इसके पास भी ये सारा ग्रुप मानेंगे, इसके पास भी ये सारा सबस्टिट्यूशन जो है कायरल सेंटर के सराउंडिंग में सेम है। तो दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा या जहाँ पे वो रोटेट कर राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जो रोटेट करेगा, दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा। तो एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या करेगा, एग्जैक्टली कैंसल करेगा। यानी इंटरनली एक दूसरे को क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, अपोज कर रहा है, कैंसल कर रहा है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है। एक चीज हमने ये कहा था, एक मिक्सचर होता है, आधा 50% डी होता है या 50% आर होगा, एस होगा, 50% एल होता है। यहाँ हम कहेंगे 50% आर होगा, 50% एस का होगा, लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, लेकिन दोनों एक ही मिक्सचर में होगा। तो आधा मॉलिक्यूल राइट की तरफ, आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाहर से दो मॉलिक्यूल बाहर से है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर क्या बना रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर जैसा बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपन। हाफ ऑफ द प्लेन जो है वो राइट की तरफ, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इंटरनली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन सेम नहीं होते, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल होता और यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता, सॉरी यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे दूसरा ग्रुप होता, तो वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करना, कुछ ना कुछ उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाता है। लेकिन जब दोनों कायरल सेंटर के सराउंडिंग में सेम सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उस समय मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अब यहाँ से भी थोड़ा इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें हमने जो भी डिस्कस किया यहाँ पे आपके नोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब है कुछ मॉलिक्यूल को हम थ्रियो या एरिथ्रो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट का मैंने एक स्लाइड बना के रखा है, थोड़ा सा आप आइडिया रखें, थ्रियो हम कब बोलते हैं, एरिथ्रो हम कब बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल केमिस्ट लोगों ने क्या किया, अपने जस्ट एक फास्ट इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए थ्रियो और एरिथ्रो नोमेनक्लेचर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर होते हैं, यानी कायरल कार्बन 2 ही होते हैं एडजेसेंट में, लेकिन इनके सराउंडिंग में जो ग्रुप होते हैं वो 2 सेम होता है, तीसरा डिफरेंट होता है, इस टाइप का। तो उस समय हम एरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बाद में। अगर इसके सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आते हैं तो हम एरिथ्रो यूज करते हैं, और यहाँ ऐसे लिखे इफ, है ना, इफ सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन में, अपोजिट साइड में होगा तो हम इसको हम क्या कहते हैं, थ्रियो कहते हैं। सेम साइड में एरिथ्रो, अपोजिट साइड में थ्रियो हम इनको कहते हैं। यानी ये एरिथ्रो थ्रियो एक मेथड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट ने यूज किया इसको एप्रोप्रिएट कंपाउंड को जस्ट एक फास्ट नोमेनक्लेचर देने के लिए। लेकिन अगर इसका आपको किस टाइप का इनांशोमर है ना, तो उस समय आपको अलग से इसका RS नोटेशन देना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझने की इसको कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये वाला इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, इसमें 2 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर एक दूसरे के एडजेशन में है। ठीक है, एडजेशन में है। लेकिन हमने कहा ना CAB XCAB दूसरा Y, यानी दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों कायरल सेंटर के सराउंडिंग में, मॉलिक्यूल में हम नहीं कहेंगे, कायरल सेंटर में 2 ग्रुप सेम है, ए बी, लेकिन तीसरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है ना। इस कायरल सराउंडिंग में देखिए, इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं,
यहाँ पे CH3 है, इस सेट में भी CH3 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, लेकिन जो तीसरा आपको दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, ठीक है ना। इस टाइप में हम एरिथ्रो और थ्रियो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको किसको हम थ्रियो देंगे, किसको एरिथ्रो देंगे, सेम ग्रुप एक ही साइड आ रहा है, तो एरिथ्रो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल है, एरिथ्रो है, क्योंकि जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में है फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ पे जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है ना। तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, थ्रियो, THREO, थ्रियो, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल ये बन जाएगा। लेकिन देखिए इसके सब्स्टिट्यूशन CABX और CABY टाइप का है, तो इस टाइप में हम थ्रियो और एरिथ्रो कर सकते हैं। एक कार्बन सेंटर में यानी दो ग्रुप सेम होगा, CH3 सेम है, इस कार्बन सेंटर पे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन, तभी हम इसको एरिथ्रो थ्रियो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है एरिथ्रो। आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर इसका आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मीजो होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसमें क्या था कि कंपाउंड जो होता है वो एक्चुअली एकाइरल होता है। क्यों एकाइरल होता है, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ऑल तो इनके पास कायरल कार्बन तो होता है ना, कायरल कार्बन डिफरेंटली इनमें होता है, एसिमेट्रिक होता है। इवन दो इनके पास कायरल होने के बावजूद भी वो क्या होता है, एकाइरल होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं, है ना। जिसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो वो ऑलरेडी एकाइरल हो, तो हम एकाइरल इनके लिए पर्टिकुलर ऑलरेडी इनमें कायरल कार्बन होने के बावजूद भी इनमें अगर ये एकाइरल है तो हम उसको क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड। जो हमने अभी अभी डिस्कस किया 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन जो है वो आपका क्या है, मीजो कंपाउंड है, जो हमने अभी अभी आपको डिस्कस किया है। क्योंकि इनके जो कन्फिग्रेशन होते हैं वो अलग आते हैं, एक का आर आता है, दूसरे का एस आते हैं, और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। दो यहाँ पे कॉमन फीचर आपको मिलेंगे जो मीजो कंपाउंड होता है। एक तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दूसरा टू स्टीरियो सेंटर होता है विद अपोजिट कन्फिग्रेशन, है ना। तो एक अगर रोटेट करेंगे लेफ्ट की तरफ, दूसरा राइट की तरफ, तो दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, और इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल में भी होते हैं, जिसमें मोर देन 2 भी होते हैं। अगर ऊपर वाले इसमें 2 ही कायरल सेंटर थे ना, उससे भी ज़्यादा भी उसमें आ सकते हैं, है ना। उससे ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, 3 कायरल कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी मीजो कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे, देखिए ये सिस है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिस वाला क्या होता है, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने से ऑप्टिकली क्यों इनएक्टिव होता है, ये आपको अब समझ में आया होगा। क्योंकि आधा प्लेन राइट की तरफ रोटेट करता है, तो आधा प्लेन लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। इन शॉर्ट आप इससे कहेंगे जो इसका जो आधा आधा पार्ट है एक दूसरे के अपोज में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ओवरऑल हालांकि अंदर से ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन बस एक दूसरे की एक्टिविटी को कैंसिल करते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। सिमिलरली ये वाला है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया, मीजो कंपाउंड का हो गया, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या ये वाला मॉलिक्यूल हमने अभी बताया था, मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इज दैट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। या आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। सिंपल सा है ना। क्योंकि अल्किन में जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो सिस, है ना, ट्रांस लगाते हैं, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाते। से फॉर एग्जांपल यहाँ आपने एक सेम सबस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे सिस ट्रांस का कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे,
है ना। अगर यहाँ पे ग्रुप ऐसे डिफरेंट होंगे जहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो सिस लगाते हैं, सेम ग्रुप डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या देते हैं, ट्रांस देते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम उस समय इज़ेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। इसके लिए सिंपल सा कुछ रूल है, थोड़ा सा मैं फास्ट आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। प्रायोरिटी बेस पे देते हैं, है ना। CIP कम इग्नोर प्रिलॉग जो हमने ऑलरेडी RS कॉन्फ़िगरेशन में किया है उस बेस पे, यानी हमें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, इसके कम वाले को सेकंड प्रायोरिटी देना है। दोनों कार्बन पे हमें इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर देना है। अगर हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड में होता है सेम, तो जेड आइसोमर कहते हैं, जेड से डिजिग्नेट करते हैं। अगर अपोजिट साइड में होता है हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप तो उसको हम क्या कहते हैं, ई आइसोमर कहते हैं। तो इस तरह से आप REN-Z आइसोमर का आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अभी एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको देखिए। यहाँ इस पहले वाले पार्ट को आप देखिए, इसमें हर दोनों कार्बन पे ना हमें प्रायोरिटी असाइन करना है। तो यहाँ क्लोरीन है, ऊपर ब्रोमीन है, तो हायर प्रायोरिटी इसको आएगा ना, इसको 1 आएगा, इसको 2 आएगा। हायर प्रायोरिटी वाला है 1, ठीक है, इसको आ गया। इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी हाइड्रोजन को है कि CH3 को है, तो CH3 को हायर प्रायोरिटी है तो इसको 1 आएगा, आपको 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं ना, तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या कहते हैं, जेड आइसोमर कहेंगे। यानी ये इस मॉलिक्यूल का क्या नाम देंगे, जेड 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, जेड लगाएंगे, फिर 1 ब्रोमो, फिर इसके बाद 1 पे क्या है, क्लोरो भी है ना, क्लोरो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नेमिंग आप कर सकते। इस सेकंड वाले में देखिए, इस वाले में तो यहाँ हाइस्ट वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे हाइस्ट वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप CH3 है। तो अब ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाला एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये E लिखेंगे, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन इसका नाम लिखेंगे। तो ऐसे सिंपल सा नॉमेनक्लेचर आप यहाँ पे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी आप नॉमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। अब इस टाइप के मॉलिक्यूल में R नॉमेनक्लेचर भी आप दिखा सकते हैं, RS भी, या EZ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जाता है, इसका नाम नेमिंग दे दीजिए। तो आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसका नेमिंग कहाँ से शुरू होगा, का नंबरिंग हो जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि अल्कोहल को लीस्ट मिलना चाहिए ना, 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका अब हो जाएगा 3 पेंटीन, है ना। ई को हटा के 2 ऑल लगाना है। अब देखिए आगे इसका कन्फिग्रेशन हमें शो करना होता है, कैसे करेंगे। तो कार्बन नंबर 2 पे EZ तो हम नहीं कर सकते, इसका RS कन्फिग्रेशन करना होगा। तो देखिए प्रायोरिटी किसको मिलेगा, O को, क्योंकि कार्बन नंबर 2 कायरल कार्बन है, 1 आएगा। इसके बाद इस वाले होल ग्रुप को 2 मिलेगा, इस साइड वाले कार्बन को 2, इस वाले कार्बन को 3 मिलेगा और यहाँ पे 4 आएगा। बस सिंपल सा आपने नंबरिंग किया, फिर इसके बाद देखिए कैसे रोटेट हो रहा है, 1 2 3। एक अच्छी बात यह है कि आपका जो हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी वाला बैक साइड में, तो सीधे आप कर सकते हैं इसका। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका 2 पे क्या है, R है, 2R लिखेंगे, कॉमा 2R आ रहा है ना, 2 पे R कन्फिग्रेशन है। अब जहां पे कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका RS तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिकली ये सॉरी कायरल कार्बन तो है ही नहीं, तो हम इसका EZ कर सकते। तो EZ कैसे करेंगे, इसके लिए हम अलग कलर चूज करेंगे, से फॉर एग्जांपल नहीं, इसका ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस साइड में वो देखना होता है। तो इस साइड वाले कार्बन पे आप देखेंगे CH3 को हायर प्रायोरिटी मिलेगा, तो 1 इस साइड आएंगे। अब कार्बन नंबर 3 पे जो कार्बन है उसका हमें प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, किसको, अब ये वाला सारा एक ग्रुप मानेंगे, इस वाले ग्रुप को एक, हाइड्रोजन एक, तो डेफिनेटली इस वाले ग्रुप को एक मिलेंगे, है ना। तो दोनों जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड्स में है।
तो जब भी अपोजिट में होते हैं तो उस समय आप ई लगाते हैं ना, तो 3 कार्बन नंबर 3 है ना, पहला शुरुआत में जो कार्बन आ रहा है उसी से हमें इसको डिजिग्नेट करना है। तो क्या कर आएंगे इसका 3 ई, फिर यहाँ पे ऐसे डैश लगाएंगे, नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या आएगा 2R3E, है ना, 2R3E, 3 पेंटीन 2 ऑल हो जाएगा। इस तरह से भी आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक सिंपल सा एक था। तो हम कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, इजेड वाला, आरएस वाला, बहुत सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो अगर इनमें अगर कन्फ्यूजन रहता है तो इसको आप फिर से पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, या डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, या हम फिर से जूम मीटिंग कर सकते हैं, है ना। तो आप फिलहाल एक सिंपल सा बुक आप ले भी सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कन्फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म बाय PS कल्सी। ये थोड़ा सा सिंपल सा बुक है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन भी मांग सकते हैं इन दिनों, है ना, या आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।